अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोनों काम करने के लिए सिर्फ फ़ोन पर एक उंगली लगाने की ज़रूरत है और ये दोनों काम हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज पेश की जा रही है नाज़रीन। खैर, रोज़ हम यही बात सुन रहे हैं कि आज आ रही है, लेकिन आज जो है कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। कुछ ज़रा खबरें भी चल रही हैं, ट्रैकर्स आ रहे हैं कि आज पेश करने के चांसेस ज़रा हाई हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। खान साहब के मुतालिक ज़रा पहले खबर दे दूं आपको। खान साहब जो हैं उनकी मुलाकात हो गई आज बैरिस्टर गौहर। 5 लोगों का ये रुकन था जो खान साहब से मिलने गया। उमर अयूब साहब थे इसके अंदर और बैरिस्टर गौहर थे इसके अंदर। तो वहाँ पर जाकर जो इनकी बातें हुई हैं, तकरीबन 45 मिनट की ये मुलाकात थी। तो खान साहब की तरफ से जो हिदायत आई है कि डायरेक्ट कर दिया उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और बताया गया कि वो उनके साथ जो है जो बातचीत हो रही है कि पीटीआई जो है वो अपनी कंसल्टेशन जो है वो जारी रखे मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पर। अच्छा, अब खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई ना इस वक्फ की, उसकी एक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सामने आई है। उसके अंदर बताया गया है कि जी खान साहब जो है बड़े नाराज़ हो गए तमाम लोगों से, और खान साहब ने कहा कि जी तुम लोग जो हो वो किसी काम के नहीं हो। जो मैं कहता हूँ वो हिदायत तुम लोग लेते नहीं हो, उसको उस तरीके से नहीं लेके चलते जैसे मैं बताता हूँ। तो ये इस तरीके की काफ़ी और भी बातें हैं, जिसके अंदर एक ये है कि खान साहब ने कहा कि जितने भी एहतजाज अभी तक हुए हैं वो सारे फ्लॉप हुए हैं, और ये भी कहा कि एससीओ वाले दिन क्यों नहीं किया गया एहतजाज। और खान साहब ने यह भी कहा कि अगर मेरे बताए हुए तर्ज अमल पे अमल नहीं होगा तो मैं बाहर किस तरीके से आऊँगा। अच्छा, अब ये जितनी भी बातें हैं ना, अगर ये खान साहब की और उनकी टीम के दरमियान हुई हैं तो ये बातें बाहर आ गई, और ये बातें पता भी चल गई, बाहर भी चल रहे हैं ट्रिगर्स चैनल्स पर। तो मैं ज़रा थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्योंकि जो ये वक्फ गया है ये तो नहीं बताएगा आके ना कि आज तो हमारी खान साहब ने बड़ी इज्जत अफजाई कर दी। ठीक है, आप समझते हैं कोई भी अपनी बेइज्जती की कहानी नहीं बताता, ठीक है, भले कोई भी हो। तो कोई भी नहीं बताएगा इन लोगों में से तो कि क्या बात हुई वहाँ पर। और अगर खान साहब ने कोई गुस्सा किया है किसी चीज़ पे, इनको डांटा भी है, तो मैं नहीं समझता कि वो बात यहाँ से बाहर है। तो अब ये बातें किस तरीके से बाहर आए, आई हैव नो आइडिया कि इतना मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ ये ट्रैकर्स चले हैं। तो अब इसमें सदाकत हो सकती है या नहीं हो सकती, आप लोग भी समझदार हैं, खुद समझते हैं। अच्छा, इस मुलाकात के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, जो खान साहब से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बताए जा रहे थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ही इज़ ओके। और जो ये खबर दे रहे थे कि जी उनके एयर इन्फेक्शन हुआ है और इस तरीके की चीज़ें डिफरेंट, कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, उनकी बड़ी तबीयत ख़राब है, तो ये बेचारे जितने भी ऐसे लोग थे उन सबको मुंह की खानी पड़ गई, बिकॉज ही इज़ ऑलराइट। और जो डॉक्टर गए थे मौलज सरकार की तरफ से, तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी, इज़ ओके। बैरिस्टर गौहर ने भी वो चीज़ शेयर की थी। तो अब कहा गया मंडे को दोबारा मीटिंग होगी, और अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया, शबली फराज साहब से भी मिलना चाहते हैं वो। तो अब देखते हैं आगे से क्या मैसेजेस बाहर आते हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं बात करता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। बिलावल साहब ने बताया था कि हम और JUIF जो है वो मौलाना साहब एक पेज पर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। और वो चाहते हैं बिलावल साहब कि ये जो मुसव्वदा है ये पेश किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसको आगे पेश करें। तो दोनों ने मिलकर जो चीज़ें पॉइंट्स के ऊपर एग्री किया था, वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत भी इन चीज़ों के ऊपर एग्री है। तो अब यही एक फाइनल मुसव्वदा होगा जो आगे जाएगा। अब बात आती है पीटीआई की। अब पीटीआई के ऊपर आप थोड़ा सा सुनिएगा। पीटीआई जो है ना, इन्होंने अभी तक कोई अपनी शराइत नहीं रखी थी, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ को अपोज भी नहीं किया था, ठीक है। तो इस तमाम खिचड़ी के अंदर ये जो मुसव्वदे वाली है, इसके अंदर पीटीआई पीछे से खेल रही है, ठीक है। कि पीटीआई ने अभी तक कोई शोर नहीं मचाया, अंदर बाहर दिखाने के लिए सिर्फ बातें कर रहे हैं कि जी ये जो सरकार है ये तो मतलब फॉर्म 47 की है, तो इसको ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो पीछे की कहानी है वो कुछ और चल रही है, ठीक है। तो अभी भी जो खान साहब ने भी बोला है कि आप JUIF के साथ डायरेक्ट रहिए और आगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे बात कीजिए। तो मौलाना साहब भी चाहेंगे कि इस बस के अंदर तहरीक इंसाफ भी सवार हो, ठीक है, साथ आए। ये जो रोज़ की मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ के आने जाने हो रहा है, ये जो खिचड़ी पकी है ना, ये अभी बस पक के अब ये तैयार हो जाएगी। अब ये बिल्कुल ये है कि बाहर आने वाली खिचड़ी। तो मुझे काफ़ी हद तक ये मेरा एनालिसिस है, मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ इस चीज़ में मौलाना साहब के साथ जा सकती है और मौलाना साहब इसको आगे लेके चलेंगे। हाँ, अब ये हो सकता है तहरीक इंसाफ की कुछ डिमांड्स हो, जैसे कि खान साहब की रिहाई भी उसके अंदर हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि अभी नहीं मानी जा रही हो, या जिनके ऊपर कोई बात चल रही हो, तो वो एक अलग मौक़िफ़ हो सकता है। लेकिन अभी तक ये जिस तरीके की मीटिंग्स चल रही है, जो सिनेरियो बन रहा है ना, क्योंकि बिलावल साहब ने भी बोला है कि
वो चाहते हैं कि मौलाना साहब जो है ना वो इस बस के अंदर बिठा लें तहरीक इंसाफ को, ठीक है, और उनको लगता है कि वो कर भी सकते हैं। ठीक है, मैं भी ये बात समझ रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि वो वाकई कर सकते हैं ऐसा, और हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए। तो अगर ये चीज़ हो गई तो फिर आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप ज़रा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा कुछ कहानी हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स क्या कहते हैं, मैं ये बात सुनना चाहूँगा अगर हो जाता है तो। और अगर आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाला सीन नहीं भी होता तो ये एक दो दिन में तो हो ही जाएगा। तो अगर ये बाद में भी होता है तो इसके ऊपर अपनी राय आज ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट के अंदर कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, जो आज़ादी मार्च वैंडलिज्म केस था उसके अंदर से इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बरी हो गए। अच्छा नाज़रीन, अब मैं ज़रा बात करूँगा हमास और इसराइल की जंग की। नेतन्याहू के घर के बाहर जो है वो ड्रोन अटैक की कोशिश हुई है, लेकिन वो नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, और वो और उसकी वाइफ दोनों वहाँ पर नहीं थे। तो ये एक कोशिश जो है वो की गई है जो काफ़ी आज मीडिया के अंदर भी खबर रही है। एक और चीज़ मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा कि इसराइल ने ये क्लेम किया है कि जो हमास अब जो असला इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और हिजबुल्लाह वालों के पास जो वहाँ पर ये अभी जो लेबनान गए ना वहाँ पर जो इन्होंने कुछ असला कैप्चर किया है, जो अटैक किए हैं बेसिस पे उधर हिजबुल्लाह की, तो उधर जो कुछ असला है वो है रशियन साख्त का, ठीक है, मतलब रशिया असला बनाता है, काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है, तो वो असला जो है ना वो रशियन साख्त का है। तो थोड़ा सा डाउट में है कि ये किस तरीके से यहाँ पे पहुँचा है। अच्छा, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बात की है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पीछे हैं, ठीक है, जंग ऐसे नहीं हो रही, जंग जहाँ जहाँ हो रही है पता है आपको इसराइल के पीछे कौन है, वेस्ट है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के मुल्क। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये कुछ भी कर लें, जो भी चीज़ है, भले इनका कोई इख्तलाफ भी हो जाएगा इसराइल से, ये कभी भी अपनी फोर्सेस या इसराइल के अगेंस्ट अपनी पावर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तो ये कह सकते हैं कि हमने कट ऑफ कर दिया, हम नहीं बन रहे इस मतलब वॉर का हिस्सा, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ये इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये जो एक ब्लॉक आता है, अच्छा रशिया के पीछे कौन आएगा, चाइना, क्योंकि अब वो वाला टाइम तो नहीं है रशिया का यूएसएसआर वाला, अब जो सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त, साइलेंट ताकत, वो है चाइना। अच्छा, चाइना से और भी बहुत सारे कंट्रीज को थ्रेट है, लेकिन लड़ रहे हैं अभी रशिया से। तो चाइना इस खामोशी के अंदर अपने काम पे ध्यान दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चाइना किसी जंग में किसी लड़ाई में नहीं पड़ा, उसको कोई लेना ही नहीं है, चाइना अपना काम पे लगा हुआ है बस। वो बहुत सारे काम है जिन पे चाइना भी लगा हुआ है, लेकिन चाइना अपने काम पे लगा। यहाँ से ये जो रशिया है ये कहता है इसराइल को कि लेबनान से बाहर निकल जाओ, ठीक है। अब ये क्या यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन बन रही है, इस खित्ते की अहमियत क्या बन रही है, इस खित्ते को पूरा कौन लीड करना चाह रहा है, इस खित्ते का बॉस कौन बनना चाह रहा है, ये चीज़ें अभी आने वाले टाइम में आपके सामने आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जो अभी प्लेयर्स हैं जो पीछे पीछे होके खेल रहे हैं, अगर ये जंग मजीद बढ़ी तो इनमें से फिर कुछ प्लेयर्स बिल्कुल सामने आके भी खेलेंगे, और वो टर्निंग पॉइंट होगा वर्ल्ड वॉर का अगर ये जंग इस तरीके से बढ़ती गई तो। अभी भी ये वर्ल्ड वॉर तकरीबन चल गई है, लेकिन आगे जाके फिर ये पूरा एक टर्निंग पॉइंट होगा और ये टोटली चीज़ें टर्न हो जाएंगी। जो कहा जाता है ना कि कुछ मुल्क हैं जो कि 2035 तक वो जम हो जाएंगे दूसरे मुल्कों के अंदर, तो ये चीज़ भी इसके बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगी कि कंट्रीज का जो मर्जर जिसको कहते हैं आप, तो अब ये किन कंट्रीज को खाएगी, कौन खाएगा, किस तरीके से कहानी आगे जाएगी, ये अभी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस हवाले से लाने वाला हूँ। अब नाजरीन पोलियो के ऊपर बात करेंगे। पोलियो के खतरे में अपने हर ब्लॉग में कहता हूँ बच्चों को अपने लाजमी पिलाने हैं, बिल्कुल ना कीजिए, इस चीज़ के अंदर कोई दो राय मत रखिए अपने जहन में, और पोलियो के खतरे लाजमी पिलाएं। सिंध की बात करें, सिंध के दिल कराची की बात करें तो कराची के अंदर इस वक्त नमूनिया भी फैल रहा है और एहतियात कीजिए। अभी चिकनगुनिया से हम बाहर निकले नहीं हैं पूरे तरीके से, नमूनिया भी हमारे ऊपर हावी आ रहा है, तो पूरी तरीके से एहतियात कीजिए। अपनी एहतियात खुद करनी है, अपनी मदद आपके तहत आपने सिंध में ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारनी है, तो अपनी एहतियात कीजिए। अब ज़रा इंटरनेशनल हवाले से बात करता हूँ। जो इंडियन मिनिस्टर हैं मेलानी जूली, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त नोटिस पर हैं, ठीक है, क्योंकि
वापस भेज दिया जाएगा। जो बात जस्टिन ट्रूडो जो वज़ीर आज़म है कनाडा के, उन्होंने बोली थी कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा और ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इंडिया से हुई, जो किलिंग्स हुई हैं, तो इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से अब ये जो रिलेशनशिप है ज़रा ख़तरे में है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सपोर्ट हटा ली थी। जो सिख हैं एनडीए के अंदर, उन लोगों ने सपोर्ट हटा ली थी। तो उसके बाद से अब जस्टिन ट्रूडो जो है वो भी ज़रा खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो सरकार उनकी भी चल रही है ना, वो सपोर्ट भी जो उन्होंने लिया वो मांगे तांगे वाली ही सपोर्ट है। तो उनको ज़ाहिर सी बात है अपने वोट भी वापस चाहिए, वहाँ सिख कम्युनिटी का वोट काफ़ी बड़ी तादाद में है। और उसके अलावा अगर कनाडा कोई बात कह रहा है तो ज़ाहिर है उन्होंने जांच की होगी पहले, उसके बाद ही बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ अहम अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5000 सब्सक्राइबर वाला जो टारगेट है वो पूरी कराने में मेरी हेल्प कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।